नमस्कार साथियों। आज हम लोग यूपीएससी के एक ओरिएंटेशन सेशन क्लास में आप लोग का स्वागत है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी विषय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे हम लोगों ने बीपीएससी के क्लासेस का बड़ा ही शानदार अपने संस्था में कार्य किया है, तो बहुत जल्द हम लोग यूपीएससी का भी एक शानदार बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। साथ साथ में ऑनलाइन के सिस्टम को भी हम लोग इसमें जोड़ेंगे। तो इस सिलसिले में आज हम लोग यूपीएससी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और साथ साथ में जो यूपीएससी में पीटी में और मेंस में जनरल स्टडीज में जो ज्योग्राफी है उस विषय के बारे में कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले बात यहाँ पर यह है कि किसी भी एग्जामिनेशंस में अगर हम लोग देखें, खास करके यदि यूपीएससी या फिर बीपीएससी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस एग्जामिनेशंस के तीन अलग अलग स्टेज होते हैं। आपको इसके बारे में पता भी होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यूपीएससी या फिर अगर हम लोग स्टेट पीसीएस की बात करें, तो खास करके यदि हम लोग बीपीएससी की बात करें, इन सभी जो कह सकते हो कि संस्था है उनके द्वारा जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, इनमें तीन इनके अलग अलग स्टेज होते हैं। ठीक है, एक जिससे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, यानी जिससे हम लोग पीटी बोलते हैं। दूसरा होता है जिससे हम लोग कहते हैं मेंस, और तीसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरव्यू। यानी कि ये तीन इसके अलग अलग कह सकते हो कि पार्ट होते हैं, जिसमें जो पीटी एग्जामिनेशंस होता है ये बेसिकली एक तरह से कहा जाए कि जो एक बड़ा क्राउड है जो सभी फॉर्म भरते हैं, तो ये एक तरह से सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। कहने का मतलब है कि पीटी एग्जामिनेशंस बेसिकली एक तरह का स्क्रीनिंग एग्जामिनेशंस होता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग किया जाता है और बड़े यानी कि एक ग्रुप जो हैं उनको छांट करके एक तरह से कहा जाए कि जो हमारा मेंस का जो एग्जामिनेशंस होता है, ये एग्जामिनेशंस बेसिकली अगर कहा जाए तो चाहे बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, मेंस एग्जामिनेशंस ही एक तरह से कहा जाए कि जबरदस्त एग्जामिनेशंस होता है, जिसकी तैयारी हमको बहुत ही लगन के साथ करना पड़ता है। और मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू इसी के ही मार्च से मेरिट लिस्ट तैयार होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि मेरिट लिस्ट के तैयार होने की बात, तो यह जब भी तैयार होगा तो यह मेंस और इंटरव्यू के द्वारा ही तैयार होता है। पीटी जो बेसिकली होता है यह सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अब अगर हम लोग दूसरी बात करें कि पीटी में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी के सभी प्रश्न कैसे होते हैं, तो हम लोग जिसे बोलते हैं एमसीक्यू टाइप को, जिसे हम लोग बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि चूज अमंग द फॉलोइंग्स, या फिर ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, क्वेश्चन रहेगा और उसके साथ में ऑप्शंस रहेंगे, आपको केवल ऑप्शंस को कह सकते हो कि टिक करना है। तो ये जो पीटी का एग्जामिनेशन होता है ये एक तरह का कैसा एग्जामिनेशन है, तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमें टिक करना होता है और जो भी कट ऑफ होगा उस कट ऑफ के आधार पर जितनी भी वैकेंसीज है उसके आधार पर जो इक्वेशंस तय किए जाते हैं उसी अनुसार मेंस में आप लोगों का यानी कि चयन किया जाता है। अब जब हम लोग मेंस में आते हैं तो ये जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है यह पूरी तरह से सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, यानी जो मुख्य परीक्षा है यह पूरी तरह से सब्जेक्टिव होता है। इसमें डिटेल से प्रश्न लिखे रहेंगे और हमें उसका उत्तर लिखना होता है पूरा डिटेल से। इसके बाद जब हम लोग मेंस को क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर हम लोग चले आते हैं इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में एक तरह से कहा जाए कि पर्सनैलिटी जांच होती है, यानी कि आपका जो किसी भी प्रश्न को या उत्तर देने का जो तरीका है, आपकी फुल पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपकी जो समझ है किसी भी दिए गए सिचुएशंस के आधार पर, तो ये एक तरह से इंटरव्यू सेशंस कंप्लीट किया जाता है। और मेंस और इंटरव्यू में जो मार्क्स आते हैं उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होता है और आपका सिलेक्शन किया जाता है। इसी संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा इन डिटेल अगर इसकी चर्चा हम लोग करें, तो अगर देखा जाए इसी चीज को हमने यहां पर लिखा है कि जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है ये स्क्रीनिंग टेस्ट है।
इसका उद्देश्य मेंस के लिए उम्मीदवारों का चयन करना होता है। इसके अंक अंतिम रैंकिंग में जोड़ा नहीं जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कट ऑफ जो निकाला जाता है यूपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो कट ऑफ जो निकाला जाता है वह जीएस पेपर 1 पर निर्धारित होता है, जो होते हैं पूरी तरह से जनरल स्टडी, जिसके सिलेबस को आगे हम लोग देखेंगे। और इसमें एक और पेपर ऐड है जिसे हम लोग सीसैट कहते हैं। तो ये सीसैट जो है यह जोड़े गए थे 2011 में, लेकिन 2015 के बाद सीसैट के जो पेपर हैं ये केवल प्रमाणित हेतु होते हैं, जिसके लिए मिनिमम कम से कम 66 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो पीटी का जो पार्ट है इसमें दो तरह के पार्ट होते हैं। एक होता है जिसे जीएस पेपर 1 कहते हैं और दूसरा पेपर होता है जिसे हम लोग सीसैट कहते हैं। तो जीएस पेपर 1 में वस्तुनिष्ठ तरह के अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जनरल स्टडीज में जितने भी पेपर हैं, चाहे वह हिस्ट्री हो जाए या फिर इसकी अगर हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी हो, इसमें फिर हो जाते हैं पॉलिटी हो जाता है, इसमें इकोनॉमिक्स होता है, इसमें साइंस और साइंस एंड टेक होता है, साथ साथ में इसके अंदर में ढेर सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सभी के सभी जो पेपर हैं इनसे प्रश्न मिलते हैं जीएस पेपर 1 में। और फिर इसके बाद जो दूसरा पेपर होता है जिसे हम लोग सीसैट कहते हैं। तो पहले इसके बारे में हम लोग देख लें। अब जैसे देखो यूपीएससी के जो सिलेबस है प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 है, इसको अगर हम लोग इन डिटेल अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें तो जैसे सबसे पहला इसमें क्या है तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने तरह के जो भी न्यूज रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, यानी कि एक तरह से मोटा मोटी यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में हम लोग लगभग एक साल के जो करंट इवेंट्स होते हैं उन पूरी चीजों से रिलेटेड एक अपने कह सकते हो कि हमें तैयारी करना होता है, यानी कि इन सभी की ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए पूरा का पूरा। तो पहला तो हो जाता है करंट इवेंट्स और साथ साथ में ये जो हो वो राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। दूसरा इसमें होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि सिलेबस में लिखा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया और खास करके उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का ठीक ठाक आपके पास इंफॉर्मेशन हो। इसके अलावा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें कि फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि इसी चीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें कि भौतिक भूगोल है, इसमें हम लोग देखते हैं सामाजिक भूगोल है, फिर आर्थिक भूगोल है, ठीक है, जो कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों से संबंधित होगा। ये हमारा जो पीटी के सिलेबस के बारे में फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एक्सेट्रा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें सस्टेनेबल सतत विकास है, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स है, और जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर्स सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशंस, और फिर जनरल साइंस। यानी कि ये जो पूरा का पूरा पेपर है यह किससे रिलेटेड है तो यह जीएस पेपर 1 का ये कह सकते हो कि पूरा का पूरा पेपर है, जहां से प्रश्न आएंगे जनरल स्टडीज में। ये पीटी की हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा इसमें जो है जिसे हम लोग कहते हैं सीसैट, जो कि जीएस पेपर 2 हो जाता है, जिसमें कंप्रीहेंशन होगा, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हो जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होगा, ठीक है, एंड एनालिटिकल एबिलिटीज होगा, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। ये सभी के सभी जो पार्ट हैं ये किस में एडेड हैं तो ये सीसैट में एडेड हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे थे आपसे कि ये जो जनरल स्टडीज का पेपर है प्रीलिम्स का, इसी के ही मार्क्स से के ही आधार पर कट ऑफ निकाला जाता है पीटी का। इसको ध्यान से सुनोगे, यानी जो अभी हम लिख रहे थे यहां पर कि जो प्रीलिम्स है इसमें जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है इसी के आधार पर कट ऑफ निर्धारित होता है। क्लियर? और जो हम लोग दूसरा देख रहे थे, यानी कि जो हम लोग दूसरे पार्ट को देख रहे थे, सीसैट वाला जो पार्ट होता है, तो सीसैट वाले जो पार्ट है यह सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है
तो यह केवल और केवल क्वालिफाइंग इसमें करना होता है। और इसमें हमें कितना लाना होगा, तो कम से कम इसमें हमें 66 नंबर लाना जरूरी है, यानी कि 33% मार्क्स हमको लाना पड़ेगा। क्लियर। आइए फिर थोड़ा सा हम लोग इसको देखें कि यदि बात किया जाए इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशंस के तकनीक के बारे में, तब यहां पर अगर देखा जाए तो जो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, इसमें जनरल स्टडीज और सीसैट पेपर 2, ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। यहां पर समय कितना मिलेगा, तो 2 घंटा का समय मिलेगा। और इसमें जो भी मार्क्स होंगे यानी कि 200 मार्क्स का ये दोनों पेपर होता है। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर सीसैट पेपर जो होते हैं, ये भी दोनों मिलाकर के 200-200 नंबर के दोनों होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है, ये ना सीसैट जो है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर ये होता है। इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब अगर हम लोग बात करें कि जनरल स्टडीज के ही बारे में, कि यहां पर चूंकि हमें बात करना है इस विषय के बारे में कि जो इसका जनरल स्टडीज में इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इससे रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। इंडिया एंड वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब यह बात तो हमको समझ में आ गया कि जो यूपीएससी के जो पैटर्न्स ऑफ एग्जामिनेशंस हैं, इसमें पहला जो चरण है जिसको कि हम लोग पीटी के नाम से जानते हैं, इस पीटी के एग्जामिनेशंस में जनरल स्टडीज में ये सभी के सभी पेपर इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जो कि जीएस पेपर 1 कहलाता है। क्लियर। और जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, इन्वायरमेंट्स रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड जनरल स्टडीज है, और साथ साथ में करंट अफेयर्स है। इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर। लेकिन पीटी का जो मार्क्स होता है ये एडेड नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसके द्वारा हम मेंस के लिए बच्चों का इसमें सिलेक्शन किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि इंडिया एंड वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से यानी हम लोग क्या समझते हैं और ये है क्या, एक और चीज हम थोड़ा सा और इस पैटर्न्स को हम थोड़ा मेंस के भी बारे में चर्चा कर लेते हैं, ताकि फिर हम लोग ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, जब हम लोग मेंस की चर्चा करते हैं तो मेंस में क्या होता है कि मेंस एग्जामिनेशन जो होगा, ये मेन एग्जामिनेशन होता है किसी भी परीक्षा में, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो। मेंस एग्जामिनेशंस में होता यह है कि इसमें कुछ पेपर होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। इसमें वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 8वें शेड्यूल्स में जो 22 भाषा है उनमें से किसी एक भाषा का हमें चयन करना होता है। और यह जो होता है ये टोटल 300 मार्क्स का होगा। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा भी होता है, इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, ये भी 300 मार्क्स का होता है। लेकिन ये जो पेपर है यह सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि इस पेपर के मार्क्स भी जो होते हैं वह ऐड नहीं किए जाते हैं मेरिट लिस्ट में। तो फिर ऐड क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाने वाले सब्जेक्ट जो हैं उसमें एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एसे, और जनरल स्टडीज के जो पेपर होते हैं वो, और साथ साथ में ऑप्शनल पेपर। मतलब हमको यहां पर यह समझना है कि जिससे मेरिट बनेगा तो एक हो जाएगा एसे, दूसरा हो जाएगा जनरल स्टडीज के पेपर, और तीसरा हो जाएगा जिससे हम लोग कहते हैं ऑप्शनल। इन सभी को मिला करके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब अगर हम लोग देखते हैं तो जनरल स्टडीज में पहला तो एसे हो गया, और एसे कितना नंबर का होगा, तो 250 मार्क्स के एसे होंगे। क्लियर। जनरल स्टडीज का कई पेपर होता है जिसमें कि जनरल स्टडीज पेपर 1 होंगे, और जनरल स्टडीज पेपर 1 में जो जो चीजें इस सिलेबस में है, इनमें है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। क्लियर। यानी कि ये जीएस पेपर 1 होगा यूपीएससी का। जीएस पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें, ये भी किसमें है, तो इससे जो क्या क्या इसके अंदर में कह सकते हो कि सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन है। ये किस में हो जाएगा, तो ये जीएस पेपर 2 में है।
जीएस पेपर 3 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें होंगे जनरल स्टडीज में टेक्नोलॉजी होंगे, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है, बायोडायवर्सिटी है, सिक्योरिटी है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये जीएस पेपर 3 की बात है। जीएस पेपर 4 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड होगा। ये सभी के सभी यानी कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, और ये सभी के सभी कितने कितने मार्क्स के हैं तो इसको ध्यान देते जाइएगा। ये सभी के सभी 250 नंबर के हैं, यानी 250 मार्क्स के ईच जनरल स्टडीज के पेपर होंगे। इसके अलावा ऑप्शनल पेपर होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो बीपीएससी में भी ऑप्शनल पेपर था जो कि अब सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया है। यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर जो हैं उनके मार्क्स हमारे मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। तो अब यहां पर क्या है कि ऑप्शनल पेपर कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जो कि लिस्ट में दिए हुए रहते हैं। इसके हर ऑप्शनल पेपर के पेपर 1 और पेपर 2 जो कि कितने कितने मार्क्स के होंगे, तो हर इसके जो ऑप्शनल पेपर हैं यानी पेपर 1 और पेपर 2 जो होंगे ये सब 250 मार्क्स के ये सभी के सभी पेपर होंगे। तो यहां पर हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पेपर ए होता है यानी कि एक पेपर मेंस में क्वालिफाइंग करने के लिए होता है जिसमें कि कुछ एक आप 8वें शेड्यूल में जो जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को रखना होता है और साथ साथ में इंग्लिश को भी आपको ऐड करना होगा जिसके मार्क्स जुड़े नहीं जाएंगे। जब हम लोग आ जाते हैं जिनके मार्क्स जुटेंगे, जिसके मेरिट लिस्ट जिसे तैयार होगा, ठीक है, उसमें एक हो जाता है ए से, फिर जनरल स्टडीज के पेपर हो जाएंगे जो कि 4 पेपर के रूप में विभाजित है, और साथ साथ में अगर हम देखें तो फिर हमारा ऑप्शनल पेपर आ जाता है। क्लियर? इस सभी को अगर हम लोग मिला करके देखते हैं तो हो जाते हैं करीब करीब ये 1750 मार्क्स के आसपास होते हैं। तो अब अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो 1750 मार्क्स इसमें जुड़ जाएंगे मेंस में, और फिर हमारा इंटरव्यू होगा जो 275 नंबर का होगा, और इस प्रकार से ये टोटल जो मेंस के मार्क्स हो जाएंगे और इंटरव्यू के मार्क्स हो जाएंगे ये 2025 हो जाएगा। और ये 2025 मार्क्स जो हैं, अब यहां पर ध्यान रखना ये 7 पेपर में कौन कौन होंगे, तो एक तो हो जाएगा ए से, प्लस जनरल स्टडीज के जितने भी पेपर हो गए यानी कि इसके टोटल 4 पेपर हो जाते हैं, ठीक है, और साथ साथ में ऑप्शनल पेपर के पेपर 1 और पेपर 2 ये सभी मिलाकर के हो जाते हैं 7 पेपर जिसमें 1750 मार्क्स लाना है और 2025 अंक इसमें जो रहते हैं, और इसी के आधार पर जो आता है तो कट ऑफ इससे द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब है कि हमने जैसा आपको बताया कि यूपीएससी की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो यूपीएससी के एक तो पार्ट होते हैं जिससे हम लोग पीटी बोलते हैं। पीटी में 2 भाग हो जाते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज, दूसरा हो जाता है सीसेट पेपर। जनरल स्टडीज पेपर में के द्वारा ही जो भी नंबर आएंगे उन नंबरों के द्वारा ही कट ऑफ तय किया जाएगा। जब हम लोग बात करते हैं सी सेट का तो सी सेट केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी सिर्फ हमें इसमें क्वालिफाई करना पड़ता है और जो मिनिमम जो है वो 33% मार्क्स उसमें लाना होगा, लेकिन इसके नंबर जो हैं उनके द्वारा पीटी क्वालिफाई करने के लिए उसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। यानी पीटी के जो कट ऑफ होते हैं वो तय किए जाते हैं जनरल स्टडीज के बेस पे। जब हम लोग मेंस की बात करते हैं तो मेंस में एक पेपर हो जाता है जो हमारा एसे है, इसके अलावा जनरल स्टडीज के 4 पेपर हो जाते हैं, फिर हमारा ऑप्शनल पेपर हो जाता है। तो इन सभी को जोड़ करके तैयार होते यानी कि टोटल हो जाता है ये 7 पेपर, और इसके जो 1750 मार्क्स जो हैं इनके साथ के बाद आप मेंस का रिजल्ट आएगा, और मेंस के रिजल्ट आने के बाद उसमें इंटरव्यू होगा जो कि 275 नंबर का होगा। 275 नंबर के आधार पर यानी 275 और प्लस 1750 मार्क्स जो आए मैंने कि जो जिसमें 1750 मार्क्स में जो भी आपने लाया है उसके बेस पर ही कट ऑफ तय किया जाता है। यह हमारा हुआ गया यूपीएससी के सिलेबस। अब देखो थोड़ा सा हम लोग बात करें कि चूंकि हम लोग आज चर्चा किसकी कर रहे हैं, तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं हमारा
जो विषय है, यानी कि हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा एक और बात हम आपको बताते चले कि देखो, जनरल स्टडीज में कई पेपर हैं। ज्योग्राफी की अगर हम लोग जहां तक बात करें तो ज्योग्राफी हमेशा से ही एक बड़ा फेवरेट विषय रहा है एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो कि जीके का पार्ट बनता है। हर एक चीज का संबंध भूगोल से है। चाहे हम लोग अगर किसी जगह पर आर्थिक क्रियाओं को देखें, किसी जगह पर अगर चल रहे उस इलाके में कह सकते हो कि इन्वायरमेंटल चेंज आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो अगर कहीं पर कुछ परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग अभी बात करें तो हमारे यहाँ पर इस वक्त में मॉनसून का कह सकते हो कि मौसम चल रहा है, लेकिन बारिशें कम हो रही हैं, वर्षा कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है वो कुछ फेनामेना से जोड़ा जाता है कि भाई ये अल नीनो की स्थिति की वजह से ऐसा क्यों हो रहा, और अल नीनो है क्या, या फिर कोई और अगर इसके पीछे कोई कारण है, नदियां सूख रही हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता, ग्लोबल वार्मिंग। तो किसी भी अगर कह सकते हो कि घटनाओं की अगर हम लोग बात करें, इनका संबंध जो है वो भूगोल से रहता है। क्लियर। और हम लोग अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट बनता है। स्वाभाविक है कि जब इतने बड़े इसके आयाम होंगे तो इसका महत्व भी हर परीक्षा में इसका महत्व अच्छा खासा रहता है। अगर हम लोग इसकी बात करें, यानी कि ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें, तो भूगोल का मूल रूप से अगर देखा जाए तो यह दो भाग में हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी यदि हम लोग बात करें भूगोल के अलग अलग इसके पार्ट के बारे में, तो दो इसका भाग हो सकता है। एक भाग इसका होता है जिसे हम लोग कहते हैं भौतिक भूगोल, ठीक है, यानी इसे हम लोग कहते हैं भौतिक भूगोल। और एक होता है यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी होगा। और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं मानव भूगोल, ठीक है। एक हम लोग कहते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं मानव भूगोल, यानी हम इसे बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये भूगोल के दो बड़े अंग हैं। कई बार लड़के क्लास में जैसे पूछते हैं ये प्रश्न, और आपका भी स्वाभाविक ये प्रश्न होगा कि सर इन दोनों का संबंध क्या है। हम आपसे ही पूछते हैं कि अगर किसी एक जगह पर लोगों का अगर जमाव बहुत ज्यादा है, किसी एक जगह पर सभ्यताओं का विकास हुआ, किसी एक जगह पर यदि हम देखें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स के कह सकते हो किसी एक उसके पार्ट का ही विकास ज्यादा हुआ, सरफेस ट्रांसपोर्ट वहां पर बहुत अधिक डेवलप किया है, या फिर वहां पे जो हम लोग देख सकते हैं कि सरफेस ट्रांसपोर्ट के में अगर मान लीजिए कि देखा जाए तो सड़क का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, लेकिन ट्रेनें वहां पर नहीं कह सकते हो कि रेल ट्रैक वहां पर बिछाए गए। या फिर अगर हम लोग कहीं के खान पान के बारे में अगर हम चर्चा करें, किसी एक जगह पर रह रहे लोगों की वेशभूषा के बारे में अगर हम चर्चा करें, यदि मौसम बदलने के साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो खान पान के तरीके में कुछ बदलाव आ जाता है, क्षेत्र के आधार पर बदलाव आ जाता है, आखिर इसके पीछे कौन से कारण है? तो इसके पीछे एक ही कारण है, और वो है उस जगह की भौगोलिक वातावरण, यानी ज्योग्राफिकल जो इन्वायरमेंट है, ठीक, क्लियर। भारत को ही अगर हम लोग बात करें, यानी भारत की अगर हम लोग बात करें, तो भारत में उत्तर से दक्षिण की यदि हम लोग बात करें, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के, कहने का मतलब लद्दाख से लेकर के, यदि हम दक्षिण में कन्याकुमारी तक के अगर भाग को देखें, क्या पूरे जगह पर अगर हम लोग देखें तो क्या एक ही जैसे लोगों के खान पान है? तो हमारा जवाब होगा नहीं, हर जगह के खान पान अलग अलग है। यदि हम लोग पश्चिम से पूरब तक बात करें, यानी कि हम गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की अगर हम लोग बात करें, तो हर एक जगह के लोगों का जो खान पान का तरीका है, जो रहन सहन के तरीके हैं, उनमें बदलाव आता है। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि भूगोल का जो भौतिक भाग है उसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर में, क्लियर। यदि हम लोग बात करें
तो भारत के संदर्भ में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की यदि हम लोग बात करें तो यह हमें कहां मिलता है, हम लिखते हैं गंगा के मैदानी भाग में। तो गंगा के मैदानी भाग में ही आखिर जनसंख्या घनत्व क्यों ज्यादा मिलता है। जब हम इसकी तलाशते हैं, इसकी खोज करते हैं, तो पता चलता है इस वजह से क्योंकि मानव ने इस जगह को अपने अनुकूल माना। प्राथमिक आर्थिक क्रिया अगर हम लोग देखें तो कृषि हमने यहां पर किया और कृषि के द्वारा लोग एक जगह पर सेटल होने लगे। क्योंकि इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि जो आदिम जनजाति के लोग थे यानी घुमक्कड़ जो लोग रह रहे थे, उन्होंने जब एक जगह पर सेटल्ड किया, उसका सबसे बड़ा वजह था उस क्षेत्र का उपजाऊ होना। तो गंगा के मैदानी भाग उपजाऊ थे, सिंधु के एरिया उपजाऊ थे, तो यहां पर लोगों ने अपने आप को सेटल डाउन किया और उसी जगह से सभ्यताओं का विकास हुआ। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो देखो, जैसे भूगोल की अगर हम लोग बात करें, भौतिक भूगोल की ही बारे में, तो भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे स्थल मंडल के बारे में, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। स्थल मंडल के बारे में बात करेंगे। हम इसमें क्या बात करेंगे, तो हम इसमें वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। क्लियर। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, तो इसमें हम लोग जल मंडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है। साथ साथ में अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग जैव भूगोल के बारे में बात करते हैं। अब हर एक का बहुत बड़ा आयाम है, यानी लिथोस्फीयर जो हम लोग देखते हैं, एटमोस्फीयर, अगर ओशनोग्राफी देखें या फिर बायोज्योग्राफी, ये सभी के सभी किसके भाग में आ जाते हैं, तो ये सभी के सभी भौतिक भूगोल में आएंगे। क्लियर। और जब हम मानव भूगोल की बात करते हैं तो मानव भूगोल में बहुत सारे इसके भाग हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो किसी एक जगह पर जनसंख्या अगर निवास ज्यादा कर रही है, तो या फिर जनसंख्या यदि कम है या जनसंख्या कहीं से पलायन किसी एक जगह से कर रही है, ऐसे चीजों को हम किस में पढ़ते हैं, तो ऐसे चीजों को हम लोग पढ़ते हैं मानव भूगोल में, हम इसको पढ़ते हैं। या फिर अगर हम लोग किसी एक जगह पर देखें तो किसी जगह पर किसी नगरीय विकास की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नगर के बारे में बात करें, अर्बन ज्योग्राफी में हम इसको लिखेंगे। ठीक है। यदि हम कहीं पर आर्थिक क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो यह भी ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगा। यदि किसी जगह के की अगर हम लोग सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में यदि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये किस में आएगा, ये ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगा। इसका मतलब यह हुआ जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये सब किसके अंतर्गत में आएंगे, ये मानव भूगोल में आएगा। अब देखो कि हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी है यह किसी एक जगह के जो कि मानव भूगोल है उसको यह प्रभावित कर सकता है। क्लियर। अगर मान लीजिए कि कहीं पर, जैसे भारत की ही अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत कैसा है, तो लिखते हैं कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र है। जाहिर सी बात है कि जब हम उष्णकटिबंध बोलते हैं तो अक्षांश के विस्तारण के आधार पर, और मानसून जब हम बोलते हैं तो किस आधार पर बोलते हैं, तो हमारी जो वायुमंडलीय व्यवस्था है। क्लियर। तो जैसा क्षेत्र होगा उसी प्रकार का वहां पर मानव की क्रियाएं वहां पर संचालित होती। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि ये भूगोल के ये दो बड़े भाग माने जाते हैं। अब यह विषय हमेशा से ही फेवरेट विषय रहा है ऑप्शनल के, अगर हम लोग बात करें तो, यानी कि वैकल्पिक विषय के रूप में ज्योग्राफी हमेशा से बहुत महत्व का विषय रहा है। अधिकांश लोगों ने ज्योग्राफी को एज ए ऑप्शनल पेपर लिया है और क्वालिफाई किया है और अच्छे रैंक उन्होंने प्राप्त किए हैं। अब यहां पर यानी कि अगर हम लोग इसको देखें तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल ये भूगोल के दो बड़े पक्ष माने जाते हैं। अलग अलग कमीशंस ने इसको अलग अलग जगह पर रखा है और महत्व दिया है। अब इस संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो हम जब सिलेबस को देखते हैं यूपीएससी के, तो इस सिलेबस में चर्चा किया गया है किसका,
तो इसमें लिखा गया है भारत और विश्व का भूगोल, जिसमें कि आर्थिक भूगोल की चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम लोग किसके तो सामाजिक भूगोल, और साथ साथ में इसका मतलब यह हुआ कि जो पीटी के सिलेबस हैं ये भौतिक भूगोल से भी संबंधित है और साथ साथ में यह आर्थिक भूगोल से भी इसका संबंध है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या क्या यहां से जो प्रश्न पिछले दिनों जो पूछे गए हैं, यानी कि कुछ सालों में जो प्रश्न आते हैं उनके क्षेत्र क्या क्या है और क्या क्या इसके अंदर में इंक्लूड किया जाएगा। यदि हम लोग सिलेबस को और थोड़ा सा विस्तार करते हैं तब यहां पर हम लोग इसको कह सकते हैं कि जैसे विश्व के भौतिक भूगोल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान, जिसमें पृथ्वी की संरचना की हम लोग बात पढ़ेंगे, जिसमें प्लेट विवर्तनिक की चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें ज्वालामुखी, भूकंप, अपर्दन, विभिन्न भूमि स्वरूप यानी कि नदी, हिमानी, मरुस्थलीय, तटीय, इस प्रकार के यानी कि जो भौतिक भूगोल के एक बड़े पक्ष हैं जियोमॉर्फोलॉजी, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं भू आकृति विज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, कई प्रश्न इससे, और ये ज्योग्राफी का बहुत ही कोर एरिया होता है। क्लियर। जैसे अगर हम लोग पृथ्वी की संरचना की ही अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी की संरचना कैसा बना है, क्रस्ट मेंटल कोर क्या है, यदि कोर एरिया में अगर अधिक कह सकते हो कि घनत्व है तो आखिर उसके पीछे कारण क्या है। क्लियर। तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं इसी तरह से प्लेट विवर्तनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताया गया है कि हमारा जो पैंजिया था यानी पूरा जो पृथ्वी जो भाग था वह किस प्रकार से टूटा और कैसे गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ, किस प्रकार से लॉरेशिया का क्षेत्र बना, और ये जो लॉरेशिया का क्षेत्र था ये गोंडवाना क्षेत्र के रूप में क्यों में इसका विभाजन हुआ। कहने का मतलब एक डिटेल इसमें डिस्कशन करते हैं, और उसी आधार पर फिर हम लोग बात करते हैं कि प्लेटों की गतिशीलता होती है और ये प्लेट कैसे ये मूव करते हैं। क्लियर। तो ये मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, ये सभी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बताया। और जब हम भारत के भूगोल की शुरुआत करते हैं तो वहां पर जैसे ही बात होती है हिमालय की, तो हम लोग को याद होता है कि हिमालय की रचना कैसे हुई, और पढ़ते ये हैं कि हिमालय का जो निर्माण हुआ यह दो प्लेटों का आपस में टकराव हुआ, यानी दो प्लेट आपस में टकराए। तो कौन कौन से प्लेट टकराए भाई, तब यहां पर लिखते हैं कि इंडियन प्लेट्स का मूवमेंट शुरू हुआ दक्षिण से उत्तर की ओर, और उत्तर के भाग में जो यूरेशियन प्लेट था उस यूरेशियन प्लेट से जाकर के यह टकराया, जिसके बीच में टेथिस सागर था, और टेथिस सागर के जो मलबे थे उनमें उत्थान की क्रियाएं हुई, और उसके द्वारा उसी टेथिस सागर के कह सकते हो कि जो भाग था वहां पर हिमालय जैसे विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतमाला का विकास हुआ। तो ये सभी बातें हम लोग प्लेट विवर्तनिक, इसी प्रकार से ज्वालामुखी घटनाएं, भूकंप, अपर्दन। क्लियर। अब जैसे हमारे यहां पर अर्थ में जो क्षेत्र का निर्माण होता है उसमें आंतरिक बल होते हैं, उसमें बाहरी बल होता है, और आंतरिक और बाहरी बल के द्वारा ही पृथ्वी पर अलग अलग भू आकृतियां निर्मित होती हैं। भू आकृति विज्ञान ही है। क्लियर। अब इससे हम लोग बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स और इंडोजेनिक फोर्स होता है। क्लियर। तो जब अगर किसी एक जगह पर पर्वत का निर्माण हो गया, संरचनात्मक मैदानों का निर्माण हो गया, क्लियर, तो इन सभी के ऊपर में अपर्दन के जो बाहरी साधन हैं उनके द्वारा एक तरह से कहा जाए कि अपर्दन किया जाता और फिर नए स्वरूप बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ते होंगे कि जैसे वी आकार की घाटी का निर्माण हुआ तो यह नदी के अपर्दन के द्वारा हुआ। क्लियर। लेकिन हम अगर कहीं पर देखते हैं कि जलोढ़ पंख का निर्माण हुआ तो वह निक्षेपण के क्रिया का परिणाम है। क्लियर। तो नदी हो गए, हिमनद हो गया, यू आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है, तो लिखते हैं हिमनद के द्वारा किया गया। क्लियर। तो इसी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र में भी पवन के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि एक डिटेल इसमें हमको पढ़ना होता है, जो हम किस में पढ़ते हैं, हम इसे पढ़ते हैं भू आकृति विज्ञान में, यानी भूगोल की यानी भौतिक भूगोल की एक शाखा है जिसे हम लोग भू आकृति विज्ञान कहते हैं। दूसरा क्या है
तो दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो यह है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें वायुमंडल की संगठक और संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तापमान के वितरण के बारे में पढ़ेंगे, वायु दाब, पवन, जेट स्ट्रीम, चक्रवात, मानसून, अल-नीनो, लानीना, ये सभी चीज हम इसी में पढ़ते हैं। क्लियर। वायुमंडल के अलग अलग परतें हैं, उन परतों का तापमान कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, क्या हो रहा है, वायुमंडल किन किन चीजों से बना हुआ है, यदि पवन का मूवमेंट्स एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर हो रहा है तो इसमें वायु दाब का क्या काम है, कोरोलिस इफेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चक्रवात क्या होते हैं, वायु राशि क्या होती है, कितने प्रकार के चक्रवात हैं, शीतोष्ण चक्रवात जो वो किधर चलते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आखिर जबरदस्त शक्तिशाली क्यों होते हैं, कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी से। ये क्लियर। इसी प्रकार से जो तीसरा इसका बड़ा भाग है यह है महासागर विज्ञान, जिसे ओशनोग्राफी कहते हैं। समुद्री धाराएं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। जैसे अल-नीनो जो है ये बेसिकली क्या है, ये समुद्री धाराएं हैं, परंतु इसका जन्म एक खास समय यानी कि होता है और इसी के द्वारा हिंद महासागर के तापमान बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से हमारे यहां पर कई बार जो मॉनसून है, खास करके ग्रीष्मकालीन जो मॉनसून है, वो इफेक्टेड इसके द्वारा होता है। तो ऐसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई भारत में यानी कि अगर हम लोग देखा जाए तो यहां पर क्या कोई धाराएं चलती हैं। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिप कहां चलता है, बेंगोला की धारा गर्म है कि ठंडा है, ठीक है। फाकलैंड की धारा जो है वो ठंडी है कि गर्म है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा और पश्चिमी यानी पूर्वी और पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया धारा है वो इनमें से कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन चलता है, क्लॉकवाइज कौन चलता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। इसी तरह से ज्वार भाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है कि ज्वार भाटा किस प्रकार से घटित होता है, ठीक है। विरहत ज्वार कब होता है, और जो हम लोग कह सकते हैं कि लघु ज्वार जो होता है वो उनके बीच में क्या अंतर है, इसके ये किस कारणवश ये कार्य करता है, और इसकी अगर देखा जाए तो क्या कुछ इसके आर्थिक इसके लाभ भी कहीं पर हो सकते हैं, या फिर अगर कहा जाए तो नुकसान। परवाल भित्ति के बारे में पूछा जाता है, समुद्री संसाधन के बारे में पूछा जाता है, समुद्री जमाव के बारे में पूछा जाता है। ये एक तरह से कहा जाए कि महासागर विज्ञान से ऐसे यानी ये सब इसके क्या हैं, तो ये सब इसके क्षेत्र हैं जहां जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैव भूगोल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मिट्टी के प्रकार के निर्माण, प्राकृतिक वनस्पति, बायोम्स, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, यानी कि इन क्षेत्रों से क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। किसमें, जिसमें हम लोग कह रहे हैं विश्व के भौतिक भूगोल, यानी कि जो पीटी का सिलेबस है कि भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल में हम लोग केवल इसकी बात फिलहाल कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो विश्व के भौतिक भूगोल की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि यहां पर इतने अलग अलग इसके भाग हैं जहां से प्रश्न आते हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो ये भारत की अगर हम लोग भूगोल की बात करें, यानी भारत का भौतिक भूगोल की अगर हम लोग बात करें, पहले वाले जो हम लोग बात कर रहे थे ये विश्व के भौतिक भूगोल के बारे में बात कर रहे थे, और यहां पर क्या लिखा है, भारत और विश्व का भूगोल। तो अगर हम लोग दूसरे में बात करें यानी भारत के भौतिक भूगोल के बारे में बात करें तो इनमें से भौगोलिक संरचना से प्रश्न आ सकते हैं। हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान जो हैं उनसे प्रश्न आ सकते हैं। साथ साथ में जो द्वीपों की रचनाएं हुई हैं वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इनसे मैंने कहने का मतलब है कि हिमालय पर्वतीय पठार, उत्तर भारत के मैदान, कह सकते हो कि जो हमारा तटीय मैदान है यहां से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो द्वीपों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी जो भौगोलिक संरचना है वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो ड्रेनेज सिस्टम से प्रश्न आते हैं, नदी तंत्र से प्रश्न आ सकते हैं, जिनमें की बड़ी जो नदी तंत्र, हमने केवल यहां पर एग्जांपल लिखा है कि ये सब एरिया से आ सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखें कि नॉर्थ भारत, उत्तर भारत में जो है वहां से यानी गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये हिमालय की नदियां हैं, और साथ साथ में दक्षिणी भारत नदियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ड्रेनेज पैटर्न्स में बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ड्रेनेज के अलग अलग जो कह सकते हो कि ज्योमेट्री है वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
कई बार है कि ड्रेनेज के बेसिन्स कैसे होते हैं, बड़े बेसिन्स का निर्माण किन किन नदियों के द्वारा हुआ है, कितने एरिया को हम लोग ऐसा कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो भारत के भौतिक भूगोल में भारत की जलवायु से प्रश्न आ सकते हैं। उनमें जैसे अगर हम लोग देखें तो भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसून है, तो यहां तो एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया। इसके अलावा समान रूप से अगर हम देखें पश्चिमी विक्षोभ, वर्षा के प्रकार, जलवायु क्षेत्र भारत के जो हैं, ठीक है, यानी कोपेंस के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या थॉर्नथवेट्स के क्लासिफिकेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत की जलवायु में यहां प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वनस्पति एवं मृदा से, यानी मृदा के प्रकार, जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, इस प्रकार के जितनी मिट्टी हैं, यानी कि आईसीआर ने जो 8 प्रकार की जो मिट्टियां बताई हैं, उन सभी मिट्टियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ साथ में वनों के प्रकार और वनस्पति से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रमुख जो स्थल रूप हैं, पर्वत, पठार, मरुस्थल, द्वीप, इन सभी चीजों से, यानी कि भारत की भौतिक भूगोल के हमने केवल और केवल उस एरिया को टच करने का प्रयास किया है जहां जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो ये तो है किसका, ये है भौतिक भूगोल। क्लियर? यानी पहला वाला जो हमने बताया था यह है विश्व का भौतिक भूगोल, और दूसरा है जिससे हम लोग भारत के भौतिक भूगोल के बारे में जानते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जैसा लिखा है सिलेबस में, सामाजिक भूगोल यानी सोशल ज्योग्राफी से भी प्रश्न आएंगे। क्लियर? अब वहां पर अगर हम लोग देखें तो फिर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात आ जाएगी, जिसमें जनसंख्या से प्रश्न पूछे जाएंगे। घनत्व है, जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या परिवर्तन मॉडल है, नगरीकरण है, प्रवासन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो निवास के प्रकार हो सकते हैं, ग्रामीण व शहरी बस्तियां, स्लम, स्मार्ट सिटी, यहां से प्रश्न आएंगे। ठीक है। इसके अलावा जनजातीय एवं सांस्कृतिक क्षेत्र, भारत के प्रमुख जनजातियों से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। भाषा, धर्म एवं सांस्कृतिक विविधता, भारत की विश्व भाषा, धर्म, संस्कृति इत्यादि के बारे में यानी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि किस में कवर किया जाएगा, यानी कि ये सोशल ज्योग्राफी में यहां से प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें आर्थिक भूगोल की, ये भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। इसमें 2 भाग से हम लोग इसको कर देते हैं, यानी एक जो हो जाएगा वो विश्व का आर्थिक भूगोल होगा, और दूसरा जो होता है ये भारत का आर्थिक भूगोल होगा। ठीक है। विश्व के आर्थिक भूगोल में हम लोग प्राकृतिक संसाधन, जिसमें खनिज, ऊर्जा, कृषि, वन, मत्स्य संसाधन, उद्योग की अगर हम लोग बात करें तो इस्पात, वस्त्र, सूचना तकनीक, ऑटोमोबाइल आदि के बारे में। ठीक है। इसके अलावा कृषि पद्धति की अगर हम लोग बात करें, वाणिज्यिक, मिश्रित, स्थानिक कृषि, यानी कि एक डिटेल इसका है। तो जितना यहां पर देख रहे हैं तो भारत में भी हम लोग क्या करेंगे, तो भारत के आर्थिक भूगोल से भी कृषि से प्रश्न पूछे जाते हैं। फसल चक्र, सिंचाई, हरित क्रांति, कृषि क्षेत्र विभाजन, खनिज संसाधन से प्रश्न आ सकते हैं, कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, अब्रक आदि। ऊर्जा संसाधन से प्रश्न होते हैं, तापीय जल, परमाणु और पवन या बायोमास ऊर्जा। उद्योग से प्रश्न आएंगे, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि मुंबई, पुणे बेल्ट या छोटा नागपुर, पटार, ऐसे कई जो औद्योगिक क्षेत्र, वहां से क्वेश्चन आएंगे। परिवहन में सड़क, रेल, जलवायु परिवहन, प्रमुख गलियारे, व्यापार एवं बंदरगाह। तो ये जो आर्थिक भूगोल है यहां से भी प्रश्न आएंगे, और हमने ये सभी के सभी जो चीजों को लिखा है यह पीटी के सिलेबस के आधार पर, और जो पिछले सालों प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी ने, उस बेस पर इससे हम लोगों ने एक तरह से कहा जाए कि अलग अलग भागों में इसका वर्गीकरण किया है। मतलब यहां पर यह है कि देखो सिलेबस में तो बहुत ही छोटा ऐसा भाग लिखा हुआ है। सिलेबस में क्या लिखता है, तो सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो लिखा है कि इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड। क्लियर। हमारा जो फोकस है आज वो इसी पर है, और ये जो मैंने इसी को क्या किया है, इसको सब डिवाइड किया है। क्लियर, कि इनके कौन कौन से भाग हो सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां जहां से पीटी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर। मतलब यहां पर यह है कि भौतिक भूगोल को भी हमें ठीक से पढ़ना है, और साथ साथ में हमें जो मानव भूगोल है उसको भी पढ़ना है, और हमारा जो फोकस खास होगा वो इन क्षेत्रों से होगा जो हमने आपके सामने लिखे हैं, यानी कि यहां से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते आगे दिनों में। क्लियर। अब अगर हम लोग देखें तो पिछले कुछ सालों में,
यानी यूपीएससी ने कैसे कैसे और कब कब प्रश्न पूछा। एक और चीज हम आपको रिमाइंड करते चले, देखो जैसे हम जब बात करते हैं ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी के साथ में हम लोग एनवायरमेंट्स को भी इसमें पढ़ते हैं। क्लियर? क्योंकि एनवायरमेंट जो कि पेपर 3 का जो पार्ट है वहां से भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं। और आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसी के आधार पर ही हम किसी एक जगह के पर्यावरण के बारे में भी पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि पूरी तरह से कहा जाए कि एनवायरमेंट का पार्ट है। लेकिन ये भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक पूरा का पूरा पार्ट ही है जो एनवायरमेंट ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। हमने यहां पर सिर्फ उसको अलग कर दिया है। तो अगर हम लोग बात करें 2021 में, तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन यानी जो पूछे गए हैं वो कितने हैं, तो लगभग 10 क्वेश्चंस इसमें से आए हैं। ठीक है, 2021 में। और 17 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो एनवायरमेंट से। ठीक है, 2022 की अगर हम लोग बात करें तो करीबन 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी से। क्लियर? और एनवायरमेंट से करीबन 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2023 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर भी ज्योग्राफी के 16 क्वेश्चंस हैं और एनवायरमेंट के 14 क्वेश्चंस हैं। 2024 में करीब करीब 20 क्वेश्चंस आए हैं। क्लियर? और ये सभी के सभी कितने में से, तो 100 में से। और यहां पर कितने हैं, तो इसमें 14 क्वेश्चन पूछे गए। इस बार में यानी कि 2025 के जो यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ पीटी का, इसमें ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन आए हैं और 12 क्वेश्चन जो आया है वो एनवायरमेंट से आया। अगर हम लोग देखें तो ऑन एन एवरेज करीब करीब हर वर्ष लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी ज्योग्राफी से। 10 से 15 का मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग मैक्सिमम लिमिट लेके चलते हैं तो लगभग यानी कहा जाए कि 20 से 30 नंबर ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं पीटी के एग्जामिनेशंस की अगर हम लोग बात करें तो। क्लियर? अब यहां पर अगर हम लोग देखें, आगे हम लोग बात करेंगे कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, रणनीति इसकी क्या होगी, किस प्रकार से हम इसकी तैयारी करें। हम पीटी के बाद थोड़ा सा आपको ले चलते हैं मेंस की तरफ में। और मेंस की जैसे हम लोग बात करें, मेंस में जैसा हम देखते हैं कि पेपर 1 में, ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये इसका सिलेबस है पेपर 1 में। और पेपर 3 की अगर हम लोग बात करें, यानी पेपर 3 की जो बात करें, इसमें भी क्या है, इसमें जो बायोडायवर्सिटी पार्ट है और डिजास्टर मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं इसका संबंध भी ज्योग्राफी से होता है। ठीक है, यानी एक विद्यार्थी जो भूगोल को पढ़ता है वह बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता को वो जानता है, और जैव विविधता उसमें हम लोग पढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो ज्योग्राफी पढ़ता है वह डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ेगा, यानी कि जो चरम क्रियाएं होती हैं, ठीक है, चाहे उसमें हम लोग लैंडस्लाइड्स को पढ़ें, भूस्खलन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, चाहे हम लोग हिमस्खलन यानी एवलांचेस की बात करें, किसी एक जगह पर चक्रवात अगर आया है तो उसकी हम लोग बात करें, कहीं पर भूकंपीय घटनाएं घटित हुई हैं वहां की अगर बात करें, किसी जगह पर यदि जंगल में आग लगा हुआ है उसके बारे में बात करें, ठीक है, तो किसी जगह पर यदि तेज हवाएं चल रही हैं, बाढ़ आ गया है, इन सभी का, कहीं पर सुखाड़ है, ये सभी के सभी जो कि चरम घटनाएं हैं, डिजास्टर, उनकी अगर हम लोग बात करें तो कारण अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं भूगोल में इसके कारण बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं और हम इसकी जानकारी रखते हैं। साथ साथ में यदि हम लोग बात करें तो बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता, किस प्रकार से किसी एक जगह के जैव विविधताएं हैं, यानी कि किसी एक जगह पर जो वातावरण है वहां की जो अलग अलग विविधताएं हैं, उन विविधताओं के बारे में अगर हम भूगोल पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि एक भूगोल का विद्यार्थी को इसकी ठीक ठाक जानकारी होती है। क्लियर? तो हम यानी कि पेपर 1 और पेपर 3 को इसमें इंक्लूड करते हैं। क्लियर? आप जैसा देखते हैं, यदि जो लोग ऑप्शनल की तैयारी करते होंगे उनको पता होगा कि हम केवल और केवल फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, बल्कि उनमें हम लोग एनवायरमेंट ज्योग्राफी भी हम पढ़ते हैं, और ये एक बड़ा पार्ट है। तो खैर बहरहाल ये एक और पेपर 3 की अगर हम लोग बात करें तो ये हम दोनों को इसको जोड़ते हैं। अब यहां पर अगर तुम देखो तो जैसे हम लोग देखते हैं कि पेपर 1 जो है, यानी कि जनरल स्टडीज की जो पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें, यहां पर सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है,
तो इसको थोड़ा सा डिटेल किया गया है, यूपीएससी ने इसको डिटेल किया है। पहला क्या है, द सैलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। मैंने जैसा फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात बताया, वो सभी के सभी इससे रिलेटेड आ जाएंगे, यानी उन सभी की जानकारी हम लोग यहां पर रख सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी जितने भी तरह के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी चर्चा कर रहा है, ठीक है, पूरे विश्व में, जिसमें कि साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की थोड़ा हमारा एम्फेसिस ज्यादा होगा। इसके अलावा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी एक जगह पर औद्योगिक क्षेत्र की जो कह सकते हो कि स्थापना हुई है उसको प्रभावित करता, वो कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग विश्व के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ में इंक्लूडिंग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनामेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया डिजास्टर मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग इन सभी चीजों को जानते हैं, ये सभी चीजें हम पढ़ते हैं। तो अब देखो, जैसे विभिन्न प्रकार के जो जियोफिजिकल घटनाएं होती हैं उसकी हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन, यानी यहां पर लिखा है सिलेबस में कि आपको यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशंस, चेंज इन द क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, विभिन्न प्रकार के जो हम लोग देख सकते हैं कि ज्योग्राफिकल जो फीचर्स हैं विभिन्न क्षेत्र में, जो अलग अलग भौगोलिक आप कह सकते हैं कि जो वहां की जो क्षेत्र हैं, यानी कि उस एक जगह पर उनमें क्या क्या बदलाव आ रहा है और उसके पीछे क्या क्या कारण है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये जीएस पेपर जो है वह मेंस का पेपर 1 में ये ज्योग्राफी के जो सिलेबस लिखे हैं ये इसका इन डिटेलिंग है, यानी इसकी पूरी जानकारी दी गई है जीएस पेपर मेंस में 1। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि हम लोग जीएस पेपर 3 को भी इंक्लूड इसमें करते हैं, जिसमें कि देख रहे हो मेजर क्रॉपिंग और क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है, वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसन इशू एंड रिलेटेड कंसर्न, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। जाहिर सी बात है कि हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, हमारा कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल यानी मानव भूगोल का एक बड़ा पार्ट माना जाता है, तो स्वाभाविक है कि जब हम वो पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि अगर हम लोग कहें तो जो पर्यावरण है, पर्यावरण के संरक्षण है, पर्यावरण प्रदूषण से है, पर्यावरण जो हम लोग देख सकते हैं कि उनका जो कह सकते हो कि जो गड़बड़ी हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा, प्रदूषण से हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा उसके जो पर्यावरण के जो हम लोग असेसमेंट्स करते हैं उसके बारे में, डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हो जाता है जीएस पेपर 3 का पार्ट। मतलब यहां पर यह हुआ कि जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं मेंस में, तो मेंस में भूगोल का जो रोल है यह पेपर 1 में भी हमें काम देगा और साथ साथ में यह हमें पेपर 3 में भी काम देता है, ठीक है। तो मतलब यहां पर यह हुआ, हम आपको इन दोनों चीजों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पीटी में इन डिटेल्स पढ़ना होगा, मेंस में सिलेबस को पूरी तरह से क्लियर किया गया है कि किस किस क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंस की अगर हम लोग बात करें तो पेपर 1 और पेपर 3 में जो एक उसका सब पार्ट है उसमें ज्योग्राफी का एक अच्छा खासा इसमें योगदान है। अब हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, यदि 250 नंबर के जनरल स्टडीज के पेपर 1 है, 250 नंबर के जनरल स्टडीज के पेपर 3 हैं, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो अगर ये ज्योग्राफी को अगर हम तैयार करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 250 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो देखो एक जनरल हमारा असेसमेंट कहता है कि करीब करीब अगर हम लोग देखें तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो हैं ये 4 से 9 के आसपास में पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, जिसमें कि 80 से 115 नंबर यहां से आ सकते हैं, यानी 250 में 80 से 115 नंबर प्रभावित होते हैं ज्योग्राफी के द्वारा। अगर हम लोग जीएस पेपर 3 की बात करें तो यहां पर भी 4 से 6 क्वेश्चंस लगभग सालों में पूछे गए हैं और यह 250 में 70 से 90 नंबर को यह प्रभावित कर सकते हैं। यानी अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं
तो हम जीएस पेपर 1 में 80 से 115 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। पेपर 3 के करीब करीब 70 से 90 नंबर को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। अब इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि ज्योग्राफी का योगदान जो है वह सिर्फ पीटी में नहीं है। पीटी में तो मैंने तुमको बताया ही है कि पीटी में अगर हम लोग देख रहे हैं तो पीटी के प्रश्न जो अगर आ रहे हैं, इनके प्रश्नों को हम लोग अगर देखें तो पीटी के क्वेश्चंस देख रहे हैं तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हर साल अगर देखो 2021 में करीब करीब एनवायरमेंट और इनको मिला जाता है तो 27 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, यदि 2022 में देखें तो 16 + 14 यानी करीब करीब 30 क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि हम लोग इसी साल देखें 2025 में तो 13 और +12 यानी 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 25 × 2 यानी कि करीब करीब 50 नंबर इससे प्रभावित हो सकता है, यानी कि हम सिक्योर कर सकते हैं यदि हम ज्योग्राफी को बढ़िया से अगर पढ़ते हैं तो। ठीक है, और उधर मेंस में भी देख रहे हो कि मेंस में भी जो है यह ठीक ठाक नंबर, यानी कि मेंस में भी जो है यह अच्छा खासा यह नंबर इससे हमें मिल सकता है। यानी कि अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं तो जीएस पेपर 1 में 4 से 9 के आसपास में, ठीक है, क्वेश्चन यहां पर पूछे जा रहे हैं और जो कि 80 से 115 कर सकते हो कि मार्क्स को यह प्रभावित कर रहा है। ठीक है, और साथ साथ में 70 से 90 पे जीएस पेपर 3 में यह प्रभावित करता है। इसका मतलब है ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस है, चाहे वह पीटी की बात करें या फिर मेंस की बात करें। ठीक है, इसी बात को हम यहां पर आपको समझा रहे हैं, यानी कि ज्योग्राफी का महत्व क्यों है यूपीएससी में। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि बीपीएससी में नहीं, बीपीएससी में भी ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी हर साल अगर देखो तो करीब करीब बीपीएससी में भी लगभग अगर हम देखें तो करीब 15 से 20 क्वेश्चंस के आसपास में ज्योग्राफी से आते हैं। कुछ सीधे होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट वे में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? तो यह हमारा है पूरी तरह से यदि हम लोग सिलेबस की बात करें तो। अब इन सिलेबसों को अगर हम देखें तो यहां पर नया प्रश्न हमारे सामने दिमाग में यह आता है कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए या ज्योग्राफी के इन डिटेल जो पूरा कर सकते हो कि सिलेबस को कोप अप करने के लिए, उनको समझने के लिए हम क्या क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें। देखो, बोलने को तो कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है कि भाई हमने कहीं से सुना कि भाई एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, कहीं से हमने सुना कि क्या उसको कर सकते हो कि हम लोग को यह नाम है मैप को पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, बात सही है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्या इसका आधार है? क्लियर? अब अगर हम बात करें आपसे तो देखो पीटी के कुछ क्वेश्चंस को यदि हम उठा के देखते हैं, क्लियर, यानी कि अगर हम पीटी के कुछ क्वेश्चन को देखें, जैसे देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, Which of the following are the evidence of the phenomena of continental drift? ये प्रश्न पूछा हुआ है यूपीएससी में 2025 में। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, The belt of the ancient rock from Brazil coast matches with those from the West Africa. ठीक है, The gold deposits of Ghana are derived from the Brazilian plateau when the two continents lay side by sides. ठीक है, The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterpart in the 6 different landmass of southern hemisphere. ये जो तीनों लाइन हम देख रहे हैं ना, इन तीनों लाइनों के अगर हम बात करें तो जो एनसीईआरटी की फिजिकल ज्योग्राफी है क्लास 11th की, वहां पर ये सभी के सभी लाइनें हमें मिलता है। क्लियर? मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो यह तीनों स्टेटमेंट जो हैं यह सही है, यानी कि इसका जवाब हो जाता है सी। एनसीईआरटी के क्लास 11 में यह बातें पूरी तरह से इन डिटेल लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसी साल के क्वेश्चंस की, अगर हम लोग बात करें तो देखो एक क्वेश्चन था, इन जनवरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बेंड इक्वेटरवर्ड्स while crossing the landmass and polewards while crossing the oceans. ठीक है, दूसरा कह रहा है
इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन द ओवर द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये दो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपसे पूछ रहा है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है। ठीक है, तो इसका जो जवाब होता है ये होगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम लोग फिर आपसे बात करें एनसीईआरटी के जो किताब है, यदि क्लास 11 की, फिर हम आपको बोल रहे हैं क्लास 11 की जो किताब है, वहां वायुमंडल का जो चैप्टर है पूरा, अगर आप उसको पढ़ते हैं आप इस प्रश्नों को समझ सकते हैं। देखो एग्जामिनेशंस के एक बहुत बड़ा जो होता है पॉइंट्स, वो ये होता है मेंस में एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, तो मेंस में हम लिखते हैं, वो वहां पर डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, आप किसी बात को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसको लिख सकते हैं। पीटी का जो मामला होता है यह एकदम मैथमेटिक्स वाला मामला होता है। अगर प्रश्न को समझ रहे हैं उत्तर आप एकदम परफेक्ट मारेंगे, यदि प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है तो स्वाभाविक है कि आपके उत्तर एकदम गलत ही हो जाएंगे। क्लियर। और स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रश्न पूछा जाता है, यानी स्टेटमेंट से अगर प्रश्न अगर पूछे जाते हैं, इनमें तो आपको कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा कर सकते आवश्यकता पड़ेगी, यानी बिना कॉन्सेप्ट के आप ऐसे प्रश्न को बना ही नहीं सकते। ठीक है, हम लोग जो कई बार अब देखते हैं कि बहुत सारे गाइड्स हैं बाजार में अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में और बहुत अच्छी भी हैं। कई बार छात्र हम लोग से क्लास में ये पूछते हैं कि सर आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी ही क्यों बोलते हैं, सर हम लोग क्या गाइड पढ़ सकते हैं, क्या ये किताब हम पढ़ सकते हैं, क्या वो किताब हम पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो देखो एक चीज हम तुमको बताएं, हम लोग ने जब अपनी पढ़ाई की तो हम लोगों ने किताबों को पढ़ा, हम लोग ने उन चीजों को बहुत ही गहन रूप से अध्ययन किया, आधार हम लोग तैयार किया। ठीक है, एक बार जब तुम किताब को पढ़ लेते हो तो तुम्हारी जानकारी जो होती है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाता है। फिर उस जानकारी अगर आपने प्राप्त कर लिया है, इसके बाद अगर गाइड को पढ़ते हो तो बात सही है, फिर हमारा काम हो सकता है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आपके पास थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशंस है और उस थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशंस के आधार पर आप अगर ऑब्जेक्टिव के किसी प्रश्न को अगर देख लेते हैं, कहीं से अगर आपको मिलता है, यानी कोई गाइड अगर आप लेते हैं, उसके द्वारा आप उन्हीं चीजों को एक तरह से कहा जाए समरी में पढ़ लेते हैं, परंतु कंसेप्ट आपका एक बार बिल्डअप होना चाहिए। लेकिन गाइड से ऐसे प्रश्न हमें नहीं लगता है कि जनरली बन पाएगा। क्लियर। और एक और चीज को याद रखोगे, देखो कई बार होता है क्या है कि हम जब घर पर आराम से बैठे हुए हैं तो हमको लगता है यार कोई दिक्कत नहीं, ये तो प्रश्न बन ही जाएगा, इसमें तो कोई जान ही नहीं है। ठीक है, ये तो प्रश्न बड़ा आसान है। परंतु जब ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, वहां पर जब हम बैठते हैं तो हमारे ऊपर में एक प्रेशर होता है, और उस प्रेशर में हम जब प्रश्न को बनाते हैं, कुछ सेकंड मात्र का हमें समय मिलता है जिसमें इन प्रश्नों को बनाना होता है, तो वहां पर पहुंचकर प्रश्न बनाना एक अलग बात होता है। घरों पर विचार कर लेना, सोच लेना, ये बता देना कि भाई बहुत आसान है, ये है वो है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं भाई यूपीएससी एग्जामिनेशन बहुत टफ है। ठीक है, कुछ लोग इसको जस्ट ऐसा बता देते हैं कि नहीं नहीं यूपीएससी एग्जामिनेशन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ये मास्टर साहब आकर के इतनी बड़ी बड़ी बात करे तो आखिर अपने क्यों नहीं क्वालिफाई किया, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ये बात करें कि पहला पॉइंट है यूपीएससी एग्जामिनेशन बहुत टफ है, देखो यूपीएससी एग्जामिनेशंस ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, हाँ है। अगर सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा जाए तो यूपीएससी एग्जामिनेशंस निकालना कोई बहुत ज्यादा कह सकते हो कि टिकलिश काम नहीं है, परंतु योजनाबद्ध तरीके से अगर पढ़ा जाए तो जो सिलेबस कहा है, जैसा मैंने अभी आपके सामने सिलेबस को डिफाइन किया, यदि हर एक विषय को उसी प्रकार से वर्गीकृत करके अगर पढ़ते हैं, डिवाइड करके अगर पढ़ते हैं, योजनाबद्ध तरीके से अगर पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि ये हमें एग्जामिनेशन निकालना आसान हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्या बहुत आसान है? नहीं, बहुत आसान भी नहीं है। यानी यहां पर हमें क्या चाहिए, तो कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार उन चीजों को हम पढ़ते रहें। और
जितने ज्यादा हो सके एमसीक्यू हम लोग बनाएं। ठीक है, अगर बार बार हम ऐसे प्रश्नों को बनाते जाते हैं, क्लियर, हर दिन हम उन चीजों को पढ़ते हैं, रिविजन्स करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमसे आराम से वो प्रश्न को हम लोग डील कर सकते हैं। तो यह एग्जामिनेशंस ये भी नहीं है कि हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा प्रश्न कि सर आप अगर इतना जानते हो तो फिर आपका क्यों नहीं हुआ। देखो क्या होता है कि एक आदमी, हम लोगों ने जब फेल किया एग्जामिनेशंस में तो हमने वहां से कुछ अनुभव लिया, हमने वहां से कुछ सीखा कि आखिर हमने कहां कहां पर गलतियां की हैं। और पिछले सालों हम लोग जब पढ़ाया बच्चों को, तो हमारे द्वारा पढ़ाए गए यानी हमने जिन रणनीतियों का पालन किया उससे बहुत सारे लड़के लाभान्वित हुए। क्लियर, तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि हमने क्वालिफाई नहीं किया तो हम क्वालिफाई अगर कर जाते, तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्या क्वालिफाई, तो देखो यह है कि हमने इतने सालों में देखा है कि जो क्वालिफाई कर जाते हैं उन्हें भी शंकाएं होती रहती हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं होता है कि जो क्वालिफाई कर गए हूं, ठीक है, उनके पास बहुत सारी जबरदस्त जानकारी है और जो नहीं क्वालिफाई किए उनके पास कोई जानकारी नहीं है, ये भी नहीं होता है। ठीक है, अनुभव जीवन में एक बहुत महत्व रखता है। हर एक चीजें हम लोग अपने अनुभव, जैसे आज अगर किसी लड़के ने तैयारी किया है और अगर वह 1 साल के बाद अगर उनसे मिला जाए, आज और कल में उनकी समझ बहुत बदलेगी। ठीक है, तो अनुभव एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है कि जीवन में अनुभव से हम लोग सीखते हैं। तो हम लोगों ने अनुभव किया कि आखिर हम कहां कहां पर हम लोगों ने गलतियां की हैं, और वहां से हम लोगों ने यानी प्रयास किया। पिछले 15-16 सालों में जब हम लोग पढ़ाया क्लास में, तो हम लोगों ने छात्रों के बीच में उन सारी चीजों को रखा, देखा कि अगर हम लोग इस तरीके से अगर करते हैं कार्य, तो हमने देखा कि इससे सफलता जबरदस्त मिलती है। क्लियर, तो इन बातों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम बात करें आपसे कि फिर इन सभी बातों को होते हुए एग्जामिनेशंस कैसे निकाला जाए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस में एक बात को हमेशा याद रखो। देखो कई बार क्या होता है कि हम ऐसा सोच लेते हैं, कई बार हम लोग के जो कह सकते हो कि सीनियर होते हैं वो कुछ बताते हैं। आजकल मोटिवेटर्स बहुत हैं, हर आदमी मोटिवेट एक दूसरे को करते हैं। मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो स्वयं मोटिवेट होते हैं, उनके पास इतनी जानकारी होती है कि वो खुद अंदर से, उनके अंदर में पावर होता है। और हम हमेशा क्लास में जब लड़के मिलते हैं, जब हम किसी नए बैच में जाते हैं, तो हम बधाई देते हैं, आपने तैयारी करना सोचा, यह आपके कह सकते हो कि एक दृढ़ निश्चय का एक सबूत है कि आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर लोग पहले ही हार मान जाते हैं। तो यदि आप तैयारी करने के लिए आए हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर में वो क्षमता है, आप अपने कमी को समझते हैं, आप अपने शक्ति को समझते हैं, तभी आप ऐसे तैयारी को करने आए हैं। तो स्वाभाविक है कि यह एग्जामिनेशन एज ए नटशिल अगर हम कहें, न तो बहुत ज्यादा यह कह सकते हो कि टफ है, न बहुत ज्यादा यह आसान है, लेकिन यदि एक विशिष्ट रणनीति की अगर पालन किया जाए तो ऐसे एग्जामिनेशंस को हम लोग निकाल सकते हैं। आइए इसी के संदर्भ में अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, तो यहां पर यूपीएससी के कुछ मेंस प्रश्न को भी हम लोग देख लें। मुख्य परीक्षा में अगर तुम देखते हो तो जैसे देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गंगेटिक वैली इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट इफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। यहां से प्रश्न 250 वर्ड के हैं और 15 नंबर के हैं। मैंने जैसा बताया, सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो इस सिलेबस में इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। देखो यहां पर गंगेटिक प्लेन्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, पोटेंशियल ऑफ गंगेटिक वैली के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, और कह रहा है इसको किससे जोड़ दिया, तो इसको जोड़ दिया फूड सिक्योरिटी के साथ में, कि अगर गंगा के क्षेत्रों में यदि हम देख रहे हैं कि यहां के जो अंडरग्राउंड वाटर है वह धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, इससे फूड सिक्योरिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां पर एक फिजिकल ज्योग्राफी से पूछ दिया है। ठीक है, व्हाट इज ऑरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरा बोरेलिस, ये क्लाइमेटोलॉजी के ये क्वेश्चंस है, एंड हाउ दिस इज ट्रिगर्ड, और यहां पर भी ये कितने, तो 250 वर्ड में ये क्वेश्चंस का आंसर हमें लिखना है। क्लियर,
2024 की यूपीएससी मेंस के पेपर 3 का अगर क्वेश्चन देखो, जैसा मैंने तुमसे बताया कि पेपर 3 को भी हम लोग देखते हैं तो इस ज्योग्राफी से ही इसका पार्ट माना जाता है, इन्वायरमेंट है तो स्वाभाविक डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन है, फ्लडिंग इन अर्बन एरिया इज इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। अब यहां पर देख रहा है कि फ्लडिंग इन अर्बन एरिया इज ए क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर है, नगरीय क्षेत्र में जो बाढ़ आता है। डिस्कस द कॉज ऑफ दिस डिजास्टर, आखिर ऐसे जो आपदाएं आ रही वो किसके क्या कारण है। मेंशन द फीचर्स ऑफ टू सच मेजर फ्लड इन द लास्ट 2 डिकेड्स इन इंडिया। आपको भारत में इस तरह की जो आपदाएं आ रही हैं उसके 2 बड़े आपदा के बारे में आपको बताना है। और डिस्क्राइब द पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया दैट एम्स एट टैकलिंग सच फ्लड, यानी कि बताइए कि गवर्नमेंट्स की क्या क्या पॉलिसीज है, यानी कि डिस्क्राइब द पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया दैट एम एट टैकलिंग सच फ्लड्स, यानी कि सरकार की इसके लिए क्या क्या नीतियां बनाई। अब देखो ये प्रश्न हम क्यों लिखे हैं और क्यों आपके सामने मैंने लाया है। पहला जो प्रश्न हम देख रहे हैं ये प्योर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन को अगर हम देख रहे हैं ये भी प्योर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। लेकिन यहां पर क्या किया हुआ है, और यह याद रखोगे यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में अगर हम लोग देखें तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वह रिसर्च तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब यहां पर है आप सिर्फ और सिर्फ विषय वस्तु को पढ़ करके ऐसे प्रश्न को नहीं बना सकते, यानी आपको विषय का एक गहन अध्ययन करना तो होगा ही होगा, साथ साथ में आपके पास जो एक तरह से कहा जाए करंट इंफॉर्मेशंस, जिसे हम लोग जनरल अवेयरनेस के नाम से जानते हैं, वह भी आपको ठीक ठाक होना चाहिए। आपके पास करंट अवेयरनेस ठीक ठाक होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखो क्यों, जैसे यहां पर देखो क्या कह रहा है, अब ये गंगेटिक वैली में सीरियस डिक्लाइन है, तो ये तो मामला ज्योग्राफी का है जरूर, लेकिन सीरियस डिक्लाइन है ये किससे रिलेटेड है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, और ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो हमें यहां पर डेटा निकालना होगा, ये किससे है, करंट अफेयर्स। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये सीधा सीधा प्योर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग पेपर 3 का देख रहे हैं तो फ्लडिंग इन अर्बन एरिया, क्लियर, ये एकदम करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और साथ साथ में पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क इन इंडिया दैट एम्स टू टैकलिंग। अब ये सरकार की नीति से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब है आपके पास करंट इंफॉर्मेशन ठीक ठाक होना चाहिए। पीटी के क्वेश्चंस को देखने के बाद, मेंस को क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोग क्या नतीजे पर पहुंचते हैं, किस नतीजे पहुंचते हैं। आप कहेंगे कि सर आखिर ये क्या है, कैसे हम लोग इसके लिए पढ़ें। देखो, यदि हम लोग इन सभी के बारे में बात करें तो जैसे बाकी लोग कह रहे हैं हम भी इन बातों को आपके सामने बोलेंगे। यानी यहां पर अगर हम देखें तो क्लास 6 हो गए, क्लास 7 हो गया, क्लास 8 हो गया, क्लास 9 है, क्लास 10 है, क्लास 11 की जो 2 किताबें हैं और क्लास 12 की जो 2 किताबें हैं। कहने का मतलब है कि क्लास 6 टू क्लास 12 की जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, इन किताबों को इन डिटेल हमें पढ़ना ही होगा। अगर आप देखेंगे जो मैंने प्रश्न लिखा है, ठीक है, और जो भी 2025 में 2024 के यूपीएससी के पीटी का क्वेश्चन निकाल के देखो, ठीक है, या अगर हम लोग मेंस के क्वेश्चंस को निकाल के देखें, आप खुद देखेंगे कि अगर हमने इन किताबों को डिटेल से पढ़ा है, बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो लैटिट्यूड, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश, या अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं देशांतर, यदि यहां से प्रश्न अगर हम देखें तो ये क्लास 6 के एनसीईआरटी में ये बातें मिल जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करते हैं क्लास 7 की किताबों में मिलेगा। ठीक है, रिसोर्स और डेवलपमेंट्स की अगर हम लोग बात करें क्लास 8 की किताबों में मिलेगा। ठीक है, और भारत के सामान्य यदि चर्चा के बारे में बात करें तो ये क्लास 9th में मिलेंगे। ठीक है, क्लास 10th में कंटेम्प्रेरी, यदि सोशल साइंस की हम लोग बात करें यहां से प्रश्न मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट्स, ठीक है, क्लास 11 की ये दोनों किताबें, बड़ा इंपॉर्टेंट किताब ये है।
यानी ये दोनों किताबों का हाल ये है कि एक एक लाइन इसके हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी हमने कई बार, यानी कि ऐसी किताबों को तो हमने कई बार क्लास में पढ़ाई है। हर बार जब हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो लगता है कि इसकी कुछ बातें जो हैं वो हमसे शायद छूट चुकी है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये किताब माना जाता है। क्लियर? ये नहीं कि, क्योंकि देखो क्या होता है, ये सब टेक्स्ट बुक है और इसकी हालत ये है कि हर एक लाइन, यानी कि जो इन बिटवीन द लाइंस बात होती है उनको हमको समझना होता है। यहां पर एक और बात हम तुमको बताएं, जैसे कई बार लड़के ये कहते हैं कि सर एनसीईआरटी किताबों को पढ़ते हैं तो नींद आने लग जाता है, दिल नहीं लगता है पढ़ने में, मन उचाट हो जाता है, या फिर लगता है कि यार ये सब भी जानकारी तो हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। और हमारा उनसे बार बार यही कहना होता है, देखो क्या है कि अगर कभी ऐसा लगे कि ये चैप्टर को पढ़ने से क्या फायदा, हमें तो इंफॉर्मेशन सही है, सारी जानकारी मेरे पास है, मेरा उनसे एक निवेदन ये होता है कि आप एक काम कीजिए, एनसीईआरटी की हर चैप्टर के बाद में एक्सरसाइज दिए हुए रहते हैं, प्रश्न वहां पर लिखे रहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं और सब्जेक्टिव भी रहता है। आप उन प्रश्नों को एक बार बना लीजिए। अगर वह प्रश्न आपसे बन गए, आप उस चैप्टर से आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अगर आपने प्रश्नों को बना लिया है तो ये बच्चों के लिए किताब लिखा हुआ है, तो जो बातें वहां पर लिखी हुई हैं इसका मतलब है आप वो इंफॉर्मेशन रखते हैं। आप अगले चैप्टर की तरफ जाइए, फिर अगले चैप्टर की तरफ जाइए। अगर हर बार हर चैप्टर्स के अगर प्रश्नों को तुम बना ले रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा इंफॉर्मेशन ठीक है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता, और फिर साथ में एक और चीज को याद रखोगे, बहुत सारे यहां पर टर्मिनोलॉजीज हैं, तो टर्मिनोलॉजीज को भी एक बार जरूर देख लीजिए। यदि ये पूरा बन गया, आराम से एनसीईआरटी की दूसरे और तीसरे ऐसे हर एक क्लास की किताबों को आप उठाइए और उसको बैठ करके पढ़िए। ठीक है, तो अब हमारा जो सजेशन ये होगा, क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी किताबों को बढ़िया से इन डिटेल पढ़िए और उसका एक कंप्लीट हमें नोट्स तैयार करना चाहिए। क्लियर? दूसरा, देखो भूगोल की बहुत सारे अन्य किताबें, यदि हमसे पूछा जाए तो हम बहुत सारे ऐसी किताबों का नाम ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि भौगोलिक भूगोल, तो भाई हम बोल सकते हैं कि सविंदर सिंह की किताब को खरीद लीजिए। हम बोल सकते हैं कि प्रोफेसर माजिद हुसैन साहब की किताब को खरीदिए, आप पढ़िए उसे। पेरियार की ज्योग्राफी आती है, आप उसको पढ़िए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसकी बहुत सारी किताबें, लाल साहब की किताबें, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारत की भूगोल की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम कहेंगे कि भाई अगर भारत की भूगोल पढ़नी है तो आप गोपाल सिंह की किताब को पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किताबें हैं। खुल्लर की किताब के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि वहां भारत के भूगोल के लिए उसको किताब पढ़िए। अर्बनाइजेशंस के लिए बहुत सारी किताबें हैं बाजार में, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हम आपको इन किताबों के बारे में जो जनरल स्टडीज में अगर कहा जाए तो हम बहुत ज्यादा इन किताबों को आपको नहीं कहेंगे कि सारी की सारी किताबों को पढ़िए, क्योंकि अगर हम ज्योग्राफी की किताब के बारे में बताएंगे, स्वाभाविक है कि इतिहास वाली इतिहास की किताबों के बारे में आप कितनी किताबों को पढ़ेंगे। हम लोग ऑप्शनल पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, फिर जीएस में हम क्या पढ़ेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, इसके लिए हम इन किताबों को इन डिटेल पढ़िए, से बढ़िया से पढ़ें, उसके नोट्स बना लें। ठीक है, क्योंकि हमारा अपना अनुभव रहा है कि इन सारी किताबों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। टेक्स्ट बुक लिखे हुए हैं, ये लिखने वाले हर एक चैप्टर के अलग अलग विशेषज्ञ हैं। चैप्टर में जो बातें लिखी हुई, यदि उसको इलाबोरेट किया जाए तो वो कई पन्नों में भर जाएगा, और हमने ऐसा किया है, कई पेजेस हमारे भर गए। यानी एक एक लाइन को अगर आप पढ़ा जाए तो हर लाइन उसका इंपॉर्टेंट है, हर बात को अगर कहा जाए, उसके दायरे को अगर हम खोलते हैं तो स्वाभाविक है कई सारे इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिलने लग जाते हैं। तो एक तो काम ये कीजिए, एनसीईआरटी के क्लास 6 to 11 की किताबों को इन डिटेल पढ़िए और उसका एक शानदार नोट्स बना लीजिए। एक काम तो ये हो। दूसरा काम इसके लिए एक और होगा, आप एक एटलस जरूर ले लीजिए। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। आप कोई भी एक अच्छे एटलस की किताब को खरीद लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ रीजन। क्षेत्र से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन से ऐसे महादेश हैं जिसमें सबसे अधिक देश हैं, इनमें से कौन से देश हैं जहां से कर्क रेखा गुजरता है,
जहां से मकर रेखा गुजरता है, जहां से भूमध्य रेखा गुजरता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर ये कौन सा सी है जो कि फलाना समुद्र में है, या अटलांटिक महासागर है, या पैसिफिक, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर। भारत के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि भाई भारत में कौन सा यहां पर ये राज्य है जो लैंडलॉक्ड है, कौन से ऐसे राज्य हैं जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पश्चिम में हैं, उत्तर में हैं, दक्षिण, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी एक सिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, औद्योगिक नगर के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर। हमें सरफेस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या फिर जो अन्य प्रकार के जो परिवहन के साधन है वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ में प्लेस का लोकेशंस भी होना जरूरी है, और एटलस ये द्वारा हम लोग इन चीजों को पढ़ते। देखो, जब हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया था तो हमें, यानी कि जब हम लोग से लोग मिलते थे तो अक्सर ये पूछ लेते थे कि भैया ज्योग्राफी पढ़ते हैं क्या, उसी में ऑनर्स कर रहे हैं, तो हाँ बताओ फलाना जगह किधर है, ये वाला जगह कहाँ पे होगा। हमें कई बार ऐसा लगता था कि भाई ये जो प्रश्न पूछ रहे इसका मतलब है ज्योग्राफी क्या स्थान का केवल अध्ययन करना है, स्थानों का नाम याद करना है। ठीक है। बाद में हम इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं, उनका प्रश्न सही होता था, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने वालों को स्थान की जानकारी होनी ही चाहिए। आप वर्ल्ड में, हम ये नहीं कहते कि पूरे के पूरे दुनिया के सभी देश, सभी शहर, सभी जो आप कह सकते हैं कि क्षेत्र, उसका इंफॉर्मेशन, लेकिन मोटे तौर से इन जनरल आपके सामने अगर पूछा गया कि भाई इक्वाडोर कहाँ है और आप उसको अफ्रीका में यदि तलाश रहे हैं, तो इसका मतलब है आप भूगोल नहीं जानते हैं। आपसे अगर कहा जाए कि भाई थार डेजर्ट्स कहाँ है, तो आप उसको दक्षिण भारत में कहीं पर खोज रहे हैं, इसका मतलब आप भूगोल नहीं पढ़ते हैं। मतलब यहां पर यह हुआ, भूगोल पढ़ने वाले का एटलस के ऊपर में जबरदस्त कमांड होना चाहिए। वो जनरल स्टडीज में, ऑप्शनल पेपर में तो खैर बहुत ही डिटेल होता था, ठीक है, जनरल स्टडीज में कम से कम इतना इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। तो दूसरा, यानी कि एनसीईआरटी के क्लास 6 to 11 की किताबों को पढ़ने के अलावा हमें एटलस, एक अच्छे एटलस, और आप अपने जहां पर हम पढ़ते हैं, हम अपने ठीक सामने एक जो टेबल है उसके सामने उस मैप को लगा दीजिए हर दिन। अच्छा, हर कंट्री का नाम क्या पूछेगा सर, ऐसा होता नहीं। देखो क्या होता है, करंट अफेयर्स में कभी किसी कंट्री का यदि नाम आता है, किसी क्षेत्र का यदि नाम आता है, तो हम अपने मैप पर उसको टिक कर दें और उससे एक नोट्स बना लें, ठीक है, ताकि हमें उसकी जानकारी, क्योंकि देखो क्या होता है, जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं स्वाभाविक है करंट अफेयर से रिलेटेड उन क्षेत्रों की जब चर्चा उस वर्ष होती है, या कभी कभी आपसे क्वेश्चन जैसे इसी बार पूछ दिया भाई कि एंडीज माउंटेन जो इनमें से किस किस देश में फैला हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लियर। तो एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद एटलस, और साथ साथ में आपको समसामयिक यानी करंट अफेयर्स का एक डिटेल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि करंट अफेयर्स हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, और वह करंट अफेयर्स, चूंकि जैसे देखो करंट अफेयर्स का संबंध सभी से है, क्लियर, लेकिन हम फिलहाल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। एनसीईआरटी की जो इंफॉर्मेशन आपने पढ़ा है, एटलस में जो तुम पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ में करंट अफेयर्स को अटैच करते जाइए। यदि हम लोग ये सभी काम कर लेते हैं, एनसीईआरटी, एटलस, करंट अफेयर्स, ठीक है, और जितने पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पूछे हुए एमसीक्यू कम से कम 10 वर्ष के, इससे एक फायदा यह होता है कि हमारा एक कमांडिंग पोजीशन पहुंचते हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 6 to 12, साथ साथ में एटलस, और इसके अलावा करंट अफेयर्स, अगर इन सभी चीजों को अगर हम लोग कंबाइन करके पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि चाहे हमारा पीटी का पार्ट हो या फिर हमारा मेंस का पार्ट हो, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया कि पीटी में हमने सिर्फ सिलेबस को डिवाइड किया है, बाइफरकेट किया, तो ये जो हम लोगों ने पीटी के लिए जिन चीज़ों को पढ़ा है, इन डिटेल से उसे पढ़ना होगा, और पीटी में जब आप इन डिटेल से पढ़ते हैं तो वो हमें मेंस में भी काम होता है। क्लियर। और साथ साथ में अगर हम लोग एटलस का इंफॉर्मेशन रखते हैं, पीटी में एटलस हमें पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर। क्योंकि हम लोगों ने जैसा देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि प्लेस से रिलेटेड होता है, और बिना
एटलस के, ये हमें कह सकते हो कि फायदा इससे नहीं मिलेगा। साथ साथ में यदि करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में ये जितना भी यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी बातें हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी बातें हैं, यानी कहने का मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी से, तो साथ साथ में यदि उसको जोड़ दिया जाता है तो आपके जो भी इंफॉर्मेशन थ्योरेटिकली आपने पढ़ा है एप्लीकेबल भी उसको हम लोग करेंगे। क्योंकि जैसे अभी आपने प्रश्न में देखा कि क्वेश्चंस अगर पूछ रहा है कि गंगेटिक वैलीज में अगर ग्राउंड वाटर डिक्लाइन कर रहा है तो ये डिक्लाइन क्यों कर रहा है, पोटेंशियल वाटर डिक्लाइन करने का पीछे क्या कारण है, यहां पर यह थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाएगा। और अगर यह कहा जा रहा है कि ऐसे अगर हो रहे हैं तो इससे कोप अप करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, स्वाभाविक है वो करंट अफेयर्स का पार्ट आ जाता है। तो हमें करंट अफेयर्स पर भी खास ध्यान देना होगा। एक और चीज यहां पर अगर हम लोग कहें तो कम से कम 1 साल के करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस 1 साल के करंट अफेयर्स में अगर देखा जाए तो खास करके पीटी की अगर हम लोग बात करें तो इन डिटेल्स को उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीने का थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ता है और 6 महीने यानी कि अगर एग्जामिनेशन से 6 महीने पहले वाला जितना भी है उसको ठीक से, उसके जो 6 महीने और आगे वाले हैं उसको भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 6 महीने पर तो कमांड करना होगा। मेंस की जहां तक बात होती है कंप्लीट 1 साल, यानी 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स को बढ़िया से आपको अगर समझते हैं तब ऐसे प्रश्नों को हम लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, कुछ किताबों की अगर हम लोग बात करें इन सभी के अलावा एक और किताब जैसे हम लोग ले सकते हैं जिसमें आता है इंडिया ईयर बुक। यह इंडिया ईयर बुक जो पब्लिकेशन डिविजन्स के ये किताबें हैं इसको हम लोग को रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो योजना मैगजीन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कुरुक्षेत्र मैगजीन्स हैं। ये मैगजीन्स हम लोग को हर महीने लेना चाहिए क्योंकि इन मैगजीनों में बहुत डिटेल गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में बातें की होती है। किसी खास अगर विषय है, कोई खास अगर टॉपिक है जो कि बहुत हाईलाइटेड है तो इस तरह से योजना और कुरुक्षेत्र में बड़ा ही डिटेल, और जो भी वहां पर लिखते हैं, जो आलेख लिखते हैं वह एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने फील्ड्स के। इसी संदर्भ में एक और बात हम बताएं कि जैसे हम लोग बोलते हैं पेपर पढ़ने करंट अफेयर्स के लिए, पेपर में कई बार लोग ये कहते हैं कि सर इसमें क्या पढ़ा जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग इन जनरल बता देते हैं कि ठीक है भाई हिंदू पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, ये पेपर वो पेपर। पेपर पढ़ना चाहिए, जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन का चीज है उसको तो हम लिख लें। मेंस के लिए हमारा जो लिखने का जो तरीका होता है, यानी हम लोग कैसे लिखें और इंफॉर्मेशंस को हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे गैदर करें, इसके लिए पेपर के न्यूज के अलावा हमें एडिटोरियल भी पढ़ना चाहिए जिसको हम संपादकीय कहते हैं। एडिटोरियल को यदि पढ़िएगा तो आपको लिखने के तरीके आ जाएंगे। साथ साथ में हमें आप कह सकते हैं कि जो एक कोई मुद्दा अगर है उस समय हाईलाइटेड, उस मुद्दे के इन डिटेल हमें जानकारी भी यानी कि पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन उससे हमें को मिलता है। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं यानी कि इस तरीके से यदि तैयारी करते हैं तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग इससे पूरे रिलेटेड यानी कि एनसीईआरटी से रिलेटेड जो करंट एनसीईआरटी से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं हर एक क्लासेस के से वहाँ के जो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है उससे रिलेटेड हम लोग बहुत जल्द एक सीरीज लाने वाले हैं और साथ साथ में क्लासेस भी हमारी बहुत जल्द शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए और आप अपने कमेंट्स इसमें लिखिए कि जो भी हमने आपको बातें बताई उसमें से और क्या क्या बातें हमें ऐड करना चाहिए। ठीक है, ताकि अगली बार जब हम ऐसे कुछ चर्चा करें क्लास में, जब हम लोग ओरिएंटेशन सेशन अगर करें तो आपके कोई भी क्वेरीज अगर है तो उसको हम लोग ले और उसकी चर्चा हम लोग करें। धन्यवाद।